हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी और वसअतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। आज ज़रार हमारे साथ नहीं हैं, कल ज्वाइन इन कर लेंगे। आज 25 जुलाई के इंतखाबात के बाद पहली बार तहरीक इंसाफ के सरबरा और आइंदा होने वाले वज़ीर आज़म इमरान ख़ान बनी गाला से बाहर निकले और वो गए इस्लामाबाद के एक मकामी होटल में, जहाँ पर जो तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास था, जिसमें उनको बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आज़म के लिए उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब किया गया। तमाम लोगों ने उनको अप्रिशिएट भी किया। उसके बाद ख़ान साहब ने एक तकरीर की जिसमें उन्होंने कहा कि 70 के बाद जो है अवाम ने पहली बार जो है दो जमाती निज़ाम को शिकस्त देने के बाद एक तीसरी जमात को मौका दिया है। उन्होंने कहा 70 के बाद से अब तक ये नहीं हुआ। 70 की दिहाई का उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया और 70 के इंतखाबात का भी। साथ ही उन्होंने ये कहा, जो सही भी के सब बात कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के लिए क्या चैलेंजेस होंगे। उन्होंने कहा कि जी चैलेंजेस बहुत बड़े हैं और अगर हम ये चैलेंजेस पूरे नहीं कर सके तो हम भी आवाम के गज़ब का निशाना बनेंगे, विच इज़ फ़ाइन। उन्होंने ये भी कहा कि वो पार्लिमान में बरतानिया की तर्ज पर हर हफ्ते बतौर वज़ीर आज़म 1 घंटे जो है सवालात के जवाब भी देंगे। मोदी भी यही करता है। तो जो भी है ज़ाहिर है, और उन्होंने कहा कि वज़रा को भी वो जवाबदेह बनाएंगे, ज़ाहिर है। और उन्होंने कहा ही विल लीड फ्रॉम द फ्रंट, तो ज़ाहिर है बाकियों को फॉलो करना पड़ेगा। कल वो पेशावर जा रहे हैं क्योंकि बहुत सी अभी चीज़ें उनके अलावा तय होना बाकी हैं। मसलन पंजाब का वज़ीर आला, खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला, कल नैब में उनकी पेशी भी है। हेलीकॉप्टर का जो मुबैना गलत इस्तेमाल है उस पर वो नैब पेशावर में पेश होंगे, जिसका उन्होंने वादा किया था इंतखाबात से पहले कि मैं पेश हो जाऊँगा। उसके बाद वो जो खैबर पख्तूनख्वा की तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी जमात पार्टी है उसका इजलास की सदारत करेंगे। वहाँ फ़ैसला होगा कि कौन वज़ीर आला बन रहा है। आपको पता है 2 नाम पहले चल रहे थे। आतिफ़ खान साहब का नाम जो साबिक़ वज़ीर तालीम रहे हैं उनका भी नाम चल रहा था। बाद में जो वज़ीर आला है वो तो अब क्योंकि कौमी सियासत में आ गए हैं, पार्लिमान में आ गए हैं, नेशनल असम्बली में, तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो शायद उनको वज़ीर दाखिला बनाया जाएगा। लेकिन पीछे वो ये चल रहा है कि वो शायद जो है आतिफ़ खान के हक़ में नहीं है, और उन्होंने कहा कि स्पीकर जो है असद कैसर उनको बना दिया जाए। तो मेरे ख्याल में इमरान खान जा कर के कल कंसेंट लेंगे और उसके बाद वो करेंगे। अलीम ख़ान जो उनके लीडर हैं वो भी आज नैब के सामने पेश हुए लाहौर में, और वो भी वज़ीर आला के उम्मीदवार थे, लेकिन उन्हें ये कहा गया पहले नैब से आप क्लियरेंस लेके आएँ। तो इस उम्मीद पर आज वो पेश हो गए। 2 दिन पहले ही 8 अगस्त को उन्हें बुलाया था, तो उन्होंने भी कागजात वगैरह जो है वो अब सारे दे दिए हैं। तो इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे इमरान खान की? ज़ाहिर है नहीं, ज़ाहिर तकरीर तो उन्होंने अच्छी की और लाइन एंड लेंथ बिल्कुल ठीक है उनकी। बिल्कुल। और मुझे खुशी भी हुई कि 25 के बाद जैसा कि आपने शुरू में कहा कि वो ऐसा लगा जैसे बारात से पहले दुल्हन माइयों नहीं बैठती तो उस तरह वो माइयों से बाहर निकले। और अब ये बात मुझे से अजीब सी लगी कि वो मुस्तकिल अपनी रिहाइशगाह में क्यों रहे, और जो भी था जो पार्टियां उनके साथ इत्तेहाद करना चाहती थी, उनके रहनुमा हों या आज़ाद उम्मीदवार हों, वो बनी गाला आते रहे। माजी में हम ये देखते हैं कि नवाज़ शरीफ हैं या बेनज़ीर हैं या इवन भुट्टो साहब भी जो थे, वो जाते थे हिमायत हासिल करने के लिए। अब लोग आते हैं हिमायत देने के लिए। बिल्कुल। तो जो हमारा सियासी कल्चर है ना, एक रवादारी, हम आहंगी कि जी आप जाते हैं तो बाकी लोग भी खुश होते हैं। तो इससे मुझे ऐसा एहसास होता है कि जैसे एक जो है कोई ताजपोशी की एक रस्म होनी है, तो जितने भी बंगाल से लेके कश्मीर तक के जो सूबेदार हैं, और वो जो हैं अपनी नज़र पेश करने के लिए आ रहे हैं, इस तरह का तासुर होता है। लेकिन इन्हें अलामती तौर पे ही सही, मेरा ख्याल है एक अगर गुजरात हाउस का चक्कर लगा लेते हैं, एक कराची में बहादराबाद चले जाते हैं, या कोयटा में जो है कहीं और, बिल्कुल बलूचिस्तान में तो खैर जाना भी चाहिए था। तो इससे एक अच्छा मैसेज जाता, और एक हमारी पुरानी एक मशरक़ी रिवायत भी है। एक और जो नहीं हो वायसराय के ज़माने में ऐसा होता था कि लोग आते थे। एक और जो नहीं हो पाया वो ज़ाहिर है अख्तर मेंगल साहब। अख्तर मेंगल का तो बड़ा ज़बरदस्त केस है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी कि यानी आप ये देखें कि एक होती है खुददारी और एक होती है अना।
अच्छा हम उसको दोनों को खलबल कर देते हैं। अना जो है वो आप अपनी ज़ात के अलावा नहीं सोच सकते। खुददारी ये होती है कि आपको मालूम होता है कि आप कौन हैं और आप अपना भरम कायम रखते हैं। अब अख्तर मैंगल साहब इस्लामाबाद आए, वो इनकी हिमायत करना चाहते थे। अच्छा ये खुद भी भाग दौड़ कर रहे हैं कि जी इतनी सीटें मिल जाएं, नंबर्स पूरे मिल जाएं, लेकिन उसके बावजूद अख्तर मैंगल साहब बलूचिस्तान हाउस में बैठे रहे। कर्टिसी का तकाजा ये था कि खान साहब बलूचिस्तान का लीडर है, वैसे भी दिल बड़ा करना चाहिए, ज़ख्म खुर्दा सूबा है, तो खान साहब अगर चले जाते और चाय पे तो बड़ा अच्छा रहता ना, एक बड़ी फजा होती। अख्तर मैंगल क्या वापस चले गए? जी वापस चले गए। यानी इस बुनियाद पे कि चूंकि वो बनी गाला नहीं गए, लिहाजा उनकी 4 सीटें भी नहीं चाहिए। अब ये जो साथ साथ चल रहा है ना मामला, एक तरफ बहुत अच्छी बातें ये हो रही हैं कि आप अपने खुद एहतसाबी की बात कर रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान में किसी हुक्मरान ने रिपीटेटिवली ये बात नहीं कहा कि एहतसाब मेरी ज़ात से शुरू होगा, ठीक है। तो भाई ये भी तो उस क्राइटेरिया, उस पैराए में आता है कि जो फेडरेशन को मजबूत करने के जो सिग्नल्स हैं या जो एटीट्यूड है, उसको भी तो उसी तरह ढालिए। हाँ, लेकिन वही बात है कि वो ये समझते हैं कि उनके पास बहुत ज़्यादा सीटें हैं और उनके नंबर्स पूरे हो गए। हालांकि अगर आप जब फेडरेशन की बात करते हैं, क्योंकि बहरहाल तहरीक इंसाफ शायद वाहिद जमात है जिसने चारों सूबों में वोट्स लिए हैं, जितने भी लिए, मतलब बलूचिस्तान में भी 2 उनकी सीटें हैं, यहाँ कराची में उन्होंने 14 सीटें ली हैं, खैबर पख्तूनख्वा में। नहीं, मैं एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं उसी उसमें कह रहा हूँ कि अगर आप इतनी बड़ी पार्टी बन गए हैं तो आपको बड़ापन दिखा करके वो कर दे। अभी ये खबर मैं पढ़ रहा था कि शायद जहांगीर तरीन ने दोबारा रब्ता किया है अख्तर मैंगल साहब से, तो हो सकता है कि अच्छा। और हमारी जो बरसगीर की सियासत है ना, हिंदुस्तान या पाकिस्तान, उसमें लीडर ये बड़ा काउंट होता है कि वो अगर कोई खुदा न खास्ता कहीं शोक है तो वो घर जाए, बिल्कुल, या शादी है वहाँ चला जाए या वैसे चला जाए, तो उसका बहुत ज़्यादा असर होता है। बिल्कुल। तो ये जो है ये एक तहजीबी पहलू ये भी समझने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में, क्योंकि ये भी हो सकता है कि अगर आप मान लें कि वो, जैसे आपने भी कहा कि उनके बनी गाला पे इतना रश था, इतने लोग आ रहे थे, और एक चीज़ नहीं, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। जब धरने में से आप अचानक जा सकते हैं गाड़ी में बैठ के कहीं और खुश वापस आ जाए, अब तो जमहूरियत है तो साथियों को साथ लेके चलना चाहिए। ये तो है, और ख़ास तौर पे कि बलूचिस्तान की किसी जमात का मसला हो तो उस पर अच्छा। लेकिन वो एक ख़बर मुझे पढ़ के खुशी हुई, फजलुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने अपना जो मिनिस्टर्स कॉलोनी का घर था वो तकरीबन 15 साल बाद खाली कर दिया। और आम तौर पे होता ये है कि जब वज़रा जाते हैं तो अपने पीछे वाजिबात छोड़ जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन मौलाना ने एक पैसा जो है वो सरकार का जो भी वाजिबुल अदा था वो क्लियर करके गए हैं, बहुत अच्छी, जो कि एक अच्छी मिसाल है। इसके अलावा पंजाब में जो धबड़ धूस हो रही है उसके बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे? पंजाब में भी आज नून लीग की मजलिस आमला का इजलास हुआ, उसमें जो है बाज़ाब्ता तौर पर इसकी मंजूरी दी गई कि जनाब शहबाज शरीफ साहब हमारे उम्मीदवार यार ये क्या चल रहा है कि जी वो पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं सानू तो पूछा ही नहीं, आप फैसले कर लेंदे हो तुसी ते मौलाना साहब मिल वो ये यहाँ तक जो है, यहाँ तक क्योंकि तमाम जमातों ने डिसाइड किया हुआ है कि वो जो है मुश्तरका उम्मीदवार होंगे, तो वो हैं। मगर बियॉन्ड दैट शहबाज शरीफ साहब नून लीग के, ज़ाहिर है उनकी बड़ी ज़्यादा सीटें हैं इस इख्तिलाफ में, और बाकी सब भी इसको एक्सेप्ट करते हैं। मसला है एहतजाज का। अब 8 तारीख को नून लीग ने ऐलान कर दिया कि जनाब हम जाएंगे इलेक्शन कमीशन के सामने, और शायद MMA भी उनके साथ होगी, और वो सारा तो पीपल्स पार्टी को पता नहीं था। पीपल्स पार्टी को पता था भी, लेकिन उन्होंने भी वही किया कि जनाब हमें तो बताया ही नहीं गया, हमें तो जैसे मेरे ख्याल में APC में ये डिस्कस नहीं हुआ होगा। लेकिन फ़िलहाल पीपल्स पार्टी की पोजीशन जो है ना बड़ी नाजुक है, कसी जा रही है। हाँ, तू लाख चले रे गोरी। अच्छा, तो वो वाला चक्कर हुआ। पीपल्स पार्टी, मज़े की बात है कि मरकज़ी सतह पे जो ब्रॉडर अपोजिशन है उसमें हरावल दस्ते में है, ज़ाहिर है खुर्शीद शाह स्पीकर के उम्मीदवार भी हैं, मरकज़ में एक्टिव है। अच्छा, जहाँ पंजाब का मसला आता है, पंजाब में शहबाज शरीफ ने कहा कि हम कोशिश करते हैं
तो पीपल्स पार्टी ने फैसला किया नहीं नहीं हम तो अपोजिशन में बैठेंगे। तो ये बात समझ में नहीं आई। अच्छा, फिर बाद में ये बात खुली भी। हाँ। आज मैं डॉन की एक स्टोरी पढ़ रहा था। आपके 6 अरकान हैं पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी के। अब वो कोशिश कर रहा है, आप उसके साथ एक ब्रॉडर अलायंस में भी हैं, चलें आप कह दीजिए कि 6 आदमी हमारे जो हैं वो भी आपके साथ शामिल हैं, अगर आप हुकूमत बना लें तो ठीक है। लेकिन बिल्कुल उन्होंने साफ मना कर दिया। साफ मना करने की वजह क्या है? वजह सुनिए, मज़ा आ जाएगा। जो 6 मुंतखब हुए हैं MP पीपल्स पार्टी के, उनमें से 4 हैं रहीम यार खान से। वो शदीद खिलाफ हैं कि असी किसी तौर शहबाज शरीफ के नाल नहीं बहना, ना उसकी हिमायत करनी है हुकूमत साजी या किसी भी मसले से। वजह यह है कि 2015 में इन 4 अरकान के बकौल डिस्ट्रिक्ट कौंसिल रहीम यार खान में पीपल्स पार्टी के हामी उम्मीदवारों की अक्सरियत होने के बावजूद नून ने डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का चेयरमैन नहीं बनने दिया पीपल्स पार्टी वाले को। ठीक है। तो वो चीज़, वो ग्रज अब कहाँ पे है? सही बात। सिचुएशन अलग है, माहौल अलग है, हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, लेकिन वो कि एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में उसने साडा चेयरमैन नहीं बढ़ने देता, तो हम जो है अब देखिए अगेन यार ये क्या है? मतलब छोटी छोटी मतलब मसाइल बड़े बड़े हैं और ग्रेजेस देखें आप कितनी छोटी छोटी। भाई मेरे ख्याल में तो पीपल्स पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप के लिए भी कोई ऐसा वो नहीं है कि वो नहीं यार, फोर्स करे। अलामती बातें नहीं, अलामती होती तो वो 8 अभी अपोजिशन का इत्तेहाद भी तो तकरीबन अलामती है ना। नहीं, अलामती ही है, लेकिन अपोजिशन जिस तरह पीपल्स पार्टी समेत पीपल्स पार्टी तो सबसे ऊपर थी ना कि जनाब रिगिंग हुई है और ये है और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता धीमी होती जा रही है। वो हम बताएंगे कि क्यों धीमी हो रही है अगले उसमें ही। लेकिन मेरी आज बात हो रही थी एक उनके रहनुमा से, तो उन्होंने कहा यार समझा करो, मतलब ये जो है ना अब उनका कान भी मरोड़ा जा रहा है, उनके ऊपर प्रेशर्स भी हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि वो क्या समझ रहे हैं इस चीज़ से कि वो क्या ऐसा करेंगे कि उनको कुछ रिलीफ मिल जाए। अभी तो वो सिवैयों की मशीन में उनका ख्याल है कि उन्हें डाला जाएगा। बिल्कुल। और रिलीफ किस चीज़ से वो रिलीफ चाह रहे हैं वो हम वक्फे के बाद बता देते हैं। और आपका दिल तो चाह रहा है कि वक्फे से पहले बता जाइए। हाँ, वेलकम बैक। जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि फिल्म पानामा का सीक्वल शायद आ जाए, पार्ट 2 करीब। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच में आज 3 बैंक हैं, समिट बैंक, सिंध बैंक और UBL, उसमें खोले गए 29 बेनामी अकाउंट्स के मुकदमे की समाअत हुई। इन अकाउंट्स के ज़रिए कहा जाता है कि 35 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन हुई। जनाब आसिफ जरदारी और फरियाल तारपुर समेत 7 शख्सियात पे इन अकाउंट से फ़ायदा उठाने का इल्ज़ाम है। केस की छानबीन जैसा कि आप जानते हैं कि FIA कर रही है। चीफ़ जस्टिस साकिब निसार ने दौरान समाअत तजवीज़ किया कि इस केस के लिए पानामा तर्ज की GIT बनाई जानी चाहिए या बनाई जा सकती है। आसिफ जरदारी और फरियाल तारपुर को FIA की तफ्तीशी टीम के रूबरू बयान कलम बंद कराने के लिए कई बार तलब किया गया, मगर दोनों नहीं आए। एतराज़ ये है कि FIA के काला एहलकार नजफ़ मिर्ज़ा और डायरेक्टर जनरल FIA बशीर मेमन का रवैया उनके बारे में मुतासिबाना है, लिहाजा नई JIT कायम की जाए। वे उसके पस मंज़र में ये तजवीज़ चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर वो पानामा स्टाइल की बना लेते हैं। FIA ने भी अदालत में अबूरी चार्जशीट पेश FIA ने सेशन अदालत में पहले एक अबूरी चार्जशीट पेश की, जिसमें कहा गया है कि 4.14 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर समेत 20 अफराद मफरूर हैं। इस मौके पे आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के जो वकील हैं फारूक नाइक, उन्होंने कहा जी कि उनके मौक्किलों को ज़ेरी अदालत ने उस वक्त मफरूर करार दिया जब वो इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ थे और सबके सामने थे। तो ये इक़दाम क्या क़ब्ल अज़ इंतखाब धान के दायरे में नहीं आता? चीफ जस्टिस ने इस पे कहा कि जरदारी साहब और फरियाल अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए FIA से ताउन करें। अगर वो बेकसूर पाए गए तो मैं FIA के डायरेक्टर जनरल बशीर मेमन और NAB के ख़िलाफ़ बज़ात ख़ुद केस रजिस्टर दायर करने का हुक्म दूँगा।
DGFIA ने अदालत को बताया कि 29 बेनामी अकाउंट्स की FIR दर्ज हो चुकी है। ओमनी ग्रुप के अकाउंट से 20.82 अरब रुपए ट्रांसफ़र किए गए। अदालत ने पूछा कि अगर ओमनी ग्रुप ने इस रकम का इतराफ़ कर लिया है तो फिर ये अकाउंट्स जो हैं वो जाली कैसे हो गए। तो FIA को चाहिए कि इन तमाम अकाउंट्स की तफसीलात मुहैया करे। DG ने कहा कि उनके ख़्याल में 35 अरब रुपए से भी ज़्यादा की हेरा फेरी हुई है और उसकी तह तक पहुँचने के लिए जामे तहक़ीक़ात की ज़रूरत है। अदालत ने हुक्म दिया कि ओमनी ग्रुप के मालिक और उनके अहल खाना अगली समाअत पे हाज़िर हों और अगर उनके ख़िलाफ़ कोई केस नहीं तो फिर उन्हें अरेस्ट ना किया जाए। आज की समाअत में एक समिट बैंक की खातून अहलकार भी पेश हुई। उन्होंने कहा कि जी उन्होंने सिर्फ इतना किया था कि ये अकाउंट्स खोलने की दफ्तरी कार्रवाई की थी और उनका इस मामले से में इसके अलावा कोई लेना देना नहीं है, मगर उन्हें पुलिस के ज़रिए मुसलसल हिरासा किया जा रहा है और दबाव डाला जा रहा है कि वो ताकतवर लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक अपना बयान उन्होंने ये कहा कि उन्हें एक समिट बैंक से पहले निकलवाया गया। हाँ। फिर उन्होंने हबीब बैंक में नौकरी की तो वो उधर भी पहुंच गए। मुसलसल दबाव है और पुलिस पीछे है। हाँ। तो अदालत ने IG सिंध अमजद सलीमी को हुक्म दिया कि हिरासा करने वाले पुलिस अफसरों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए और इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा कि DIG मुश्ताक को इस केस की इंक्वायरी से अलहदा किया जाए। चीफ़ जस्टिस ने कहा कि हमें यह मालूम है कि ये जो हो रही है पुलिस गर्दी ये किसके कहने पे हो रही है और ये भी कहा जा रहा है बकौल चीफ़ जस्टिस कि जब चीफ़ जस्टिस रिटायर होंगे तो उनसे भी निमट लिया जाएगा। बकौल उनके सिंध को पुलिस स्टेट में तब्दील कर दिया गया है। अदालत ने हुक्म दिया कि तमाम गवाहों को सिक्योरिटी फराहम की जाए और अदालत सिंध पुलिस का ये रवैया वज़ीर आज़म के नोटिस में भी लाएगी। अदालत ने बहरिया टाउन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जैन मलिक, ये दामाद हैं मलिक रियाज, हाँ, उनको भी 19 अगस्त को पेश होने का हुक्म दिया है। बकौल DGFIA जैन मलिक ने बेनामी अकाउंट से 7.2 अरब रुपए वसूल किए। अच्छा, आज ही मैं ख़बर पढ़ रहा था अभी एक निजी अखबार की वेबसाइट पे कि बहरिया टाउन डैम फंड में 6.25 करोड़ रुपए का चेक जो है वो जमा कराया है। वो लेकिन ज़ाहिर है वो लिंक तो नहीं, वो तो इस केस में अगर चीफ जस्टिस कहते हैं तो अब मैं बिल्कुल एक सेपरेट मुझे याद आ गई अचानक ये खबर आ गई। ठीक है, तो इससे तो कोई ताल्लुक नहीं उसका। ठीक है, और ये कंपनीज जो हैं एग्जिस्ट नहीं कर रही, फेक कंपनीज हैं। हाँ, फेक कंपनीज हैं तो कैसे खुल गए। अब जाहिर है हुसैन लवाई को भी आपको पता है उन्होंने पकड़ा हुआ है, एक और साहब तहा जो हैं उनको तहा रज़ा उनको भी पकड़ा हुआ है। अभी उनका रिमांड शायद ख़त्म होने वाला है। हालांकि इन लोगों की अपनी भी बहुत सारी ओरिजिनल कंपनियां हैं वो इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर दूसरा उन्होंने एक बात कही कि आसिफ जरदारी के जो अपना ज़ाती अकाउंट है, ये जो रकूम यहाँ जमा हुई हैं वो इवेंचुअली फिर उनके अकाउंट में भी गई हैं और वहाँ से कहाँ गई अभी तक ये नहीं पता, उस पर तहकीकात हो रही हैं। और ये कहा जा रहा है कि 2-3 और जो साबिक मिनिस्टर्स हैं शायद उनके भी नाम हैं, जिसकी वजह से कहा जा रहा है केस शायद 100 अरब से ऊपर निकल जाएगा। तो अगर ये प्रॉब्लम तो हो कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के लिए, जरदारी साहब के लिए भी और फरियाल तारपुर साहिबा के लिए, अच्छा, और कब तक आप अवॉइड करते रहेंगे? दूसरी बात यह है कि आपको ये केस खालिस लीगल बुनियाद पे लड़ना पड़ेगा, इस बुनियाद पे नहीं कि जी ये सियासी इंतकाम है और फलाना। वो तो अपने बयान जारी रहें, लेकिन लीगल और टेक्निकल बुनियाद पे वही नवाज शरीफ वाली बात हो गई ना कि आपने मनी ट्रेल नहीं दी और आपने कहा नहीं हमें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, ये तो इवेंचुअली फिर सजा आपका मुकद्दर ठहरी। यहाँ ट्रेल भी देनी पड़ेगी, यहाँ ट्रेल देनी पड़ेगी और आपको बताना पड़ेगा कि आपके अकाउंट्स में कैसे आई, उन जाली अकाउंट से उसका क्या और जिन्होंने पैसे जमा कराया वो किस बुनियाद पे मेहरबान हुए आप पे। हाँ, वो भी ना। और वो अगर वो कह रहे हैं कि जो हुकूमती ठेके लेकर के, तो बेसिकली DGFIA का कहना है कि एक किक बैक्स की रकम है, जो भी हुकूमती ठेकों में से जो कमीशन लिया वरना तो सरकारी खजाने में जाते हैं। तो ये है, ये फिल्म चलेगी, ये फिल्म चलेगी। हाँ। और पता नहीं खिड़की तोड़ेगी या तोड़ेगी कुछ ना कुछ तोड़ेगी। एक ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि न्यूज़ अपडेट्स का वक्त हुआ है।
और अब एक ऐसी ख़बर जिसको लेके सोशल मीडिया पे एक मुहिम चल रही है कि बिक गया है ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अखबारात और ज़माबंदी हो गई है और इनमें जुर्त नहीं है कि इस तरह की चीज़ों को उठा सकें। जैकबाबाद का एक नौजवान थे, 32 साल उनकी उम्र थी, कुतुब रिंद साहब। बिल्कुल। वो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर में ज़ेर तालीम थे। 17 जुलाई का ये वाक़या है कि सॉरी, ज़ेर तालीम नहीं थे, 4 साल की उन्होंने डिग्री कंप्लीट कर ली थी। हाँ। लेकिन 3 साल से वो वहाँ जॉब कर रहे। ठीक है, चले। वो सांदा का मोहल्ला है, राजगढ़, वहाँ किराए के फ्लैट में रह रहे थे और 17 जुलाई को फ्लैट का मालिक, ये पुलिस रिपोर्ट है, हाँ। फ्लैट का मालिक एहसन आया और अगले महीने का एडवांस किराया मांगा कुतुब रिंद से। कुतुब ने कहा कि अगले महीने का किराया तो मैं नहीं दे सकता, कॉन्ट्रैक्ट में यही है कि आपको हर महीने ही किराया मिलेगा। उन्होंने कहा मैं आपको इस महीने का किराया दे चुका हूँ। तो माने अपना जो भाई थे वक़ास अली और एक साथी, उन्हें बुलाया और कुतुब रिंद को सरिये से मारना शुरू कर दिया। तो वो शदीद ज़ख्मी हुए और फिर कुतुब को इमारत की 3री मंजिल से धक्का दे दिया गया। शदीद ज़ख्मी हालत में उन्हें सर्विसेज हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन वो जाँ बहक हो गए। सांदा पुलिस ने कुतुब के चचा हैं गुलबेग रिंद, जी, उनकी मुद्दइयत में FIR दर्ज कर ली और 2 मुलज़िमों को गिरफ़्तार कर लिया। एक के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वर्सा ज़ाहिर मैयत को लेके जैकबाबाद चले गए। उसके बाद से सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि कुतुब के कातिलों ने उस पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाया, हुजूम इकट्ठा हुआ और कुतुब को हलाक कर दिया गया, छत से फेंक दिया। हाँ, मगर कुतुब के जो चचा हैं गुलबेग रिंद, उन्होंने क्या कहा, एक झलक सुनिएगा। हम लोगों ने जो है FIR करने के लिए गए तो वहाँ सांदा थाने में हम लोगों का FIR पहले तो उन्होंने नहीं लिया। दूसरे दिन हम लोग फिर गए, NCA के लड़के दूसरे हमारे दोस्त थे, हम लोग गए वहाँ। तो उन्होंने जो है अपना हमारा FIR किया। 12 बजे हम गए, 6 बजे हम लोगों का FIR हुआ। FIR में हम लोगों ने 3 बंदे दिए थे, एहसन, वकास और तीसरा बंदा जो अननोन है, वो देख के पहचानेंगे। तो उन लोगों ने 2 बंदे का नाम दिया और तीसरे का नाम नहीं दिया। अभी वो तो हो गए, वो गिरफ़्तार भी हो गए, एहसन भी गिरफ़्तार है और वकास भी गिरफ़्तार है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि 16 तारीख को जैकबाबाद से वहाँ गया था, हाँ, और वहाँ 17 को ये वाक़या हो गया। तो अब उसके बारे में जो है मुल्ज़िम जो है एहसन, मरकज़ी मुल्ज़िम जो जिसने फ़्लैट का किराया लेने के लिए बाद, उसकी भी वीडियो जो है, हाँ, वो है SSP इन्वेस्टिगेशन है अवैस, हाँ, मलिक, जी, उन्होंने कहा है कि जो कातिल है, मुबैना कातिल, वो नता करता है और इसीलिए शायद उसने इस महीने में दूसरी बार कुतुब से किराए का तकाजा किया और यूँ जाहिर है वो झगड़ा जो है वो, अच्छा, वो एंड हुआ। इसमें इतना ट्रेजिक है कि वो कह रहा है कि जो मुल्ज़िम है वो कह रहा है मैं तो सिर्फ उसे कहा था मुझे 100 रुपये सुना दें मुल्ज़िम एहसन की वीडियो। कोई और भी रहता था? वो अकेला ही रहता था। आपने उसको क्यों मारा? मुझे पैसे चाहिए थे, पांग वाले पापड़ मैंने लेने थे, तो इसकी वजह से उसकी मेरी लड़ाई हो गई। तो बारिश हो रही थी तो अच्छा। स्लिप हो गया, बनेरे से नीचे गिर। अच्छा, गिर गया कि आपने गिरा दिया? गिरा दिया लड़ाई में। हाँ। कितने पैसे मांग रहे थे? 100-120। 120 के लिए आपने बंदा मार दिया? जवाब दो। 120 के लिए आपने बंदा मार दिया? नाम क्या आपका? एहसन। तो आपने उसको तौहीन मज़हब के लिए तो नहीं मारा? नहीं। तो ये जो तौहीन मज़हब का सारा है, इसका मतलब ये झूठी बात है? उसके बारे में नहीं पता। अच्छा, वो क्योंकि सहाफ़ियों ने इस तरह से उसे पूछा तो उसने तो ज़ाहिर है ये कहना था कि नहीं, लेकिन वहाँ से ये ख़बर बहरहाल निकली थी कि जो है वो कोई किसी मुल्ज़िम ने अपने आप को बचाने के लिए ये कहा था, लेकिन हाँ। उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, हाँ। कोई ऐसा बयान। पुलिस से मेरी खासी बात भी हुई और ज़ाहिर है आपको पता है बीइंग रिपोर्टर्स हम लोग पुलिस पे हमेशा पुलिस से ज़्यादा हम उनको शक की निगाह से देखते हैं कि कोई चीज़ छुपा रहे होंगे। तो उन्होंने ये कहा कि आप पूरी FIR देख लीजिए
जो फैमिली के बयानात हैं वो देख लें। अगर उसमें कहीं उन्होंने उस वक्त कहा होता कि तौहीन मज़हब का ज़रा सा भी, वो FIR में हम दर्ज कर लेते, या बाद भी जो सप्लीमेंट्री ज़िमनी FIR है उसमें भी आ जाता। तो उनका ये कहना है कि अभी फिर भी हम इस बात की तहकीक करेंगे कि अगर ऐसा कोई मसला हुआ है। अच्छा, सोशल मीडिया पे ज़ाहिर है फोकस उस पर किया जा रहा है तौहीन मज़हब पे ज़्यादा, और मैंने इस तरह की वीडियोस देखी हैं कि अब इसको कुछ और मज़ेदार रंग भी मिल रहा है कि मसलन ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, सो कॉल्ड उर्दू मीडिया, जब सिंधियों और बलोचों की आती है तो वो चुप हो जाता है, और जब किसी और का होता है तो ये करार भी दिया जा रहा है। अब मामला ये है कि अगर ऐसा है तो फिर मिशाल खान केस भी नहीं उठना चाहिए था। बिल्कुल, वो भी था। तो मेरा ख्याल है जज्बात इस मौके पे, एक तो वैसे ही ये ख़तरनाक सिचुएशन होती है कि किसी पे तौहीन मज़हब का कोई इल्ज़ाम लगा दे या किसी पे लग जाए, तो उसमें इनिशियली जज्बात को कंट्रोल करके थोड़ी छानबीन कर लें। अगर यही वाक़या है तो फिर जाहिर है कि हम भी आपके साथ हैं। बिल्कुल, और क्या, और नहीं है तो फिर अपनी ख्वाहिशात को हकीकत का रंग देने से गुरेज किया। क्योंकि इनके जो चचा हैं उनसे भी पूछा गया, इनके जो एक कज़न हैं उन्होंने ये कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ये पैसों का मसला होगा, क्योंकि पैसे तो उन्होंने जमा करा दिए थे, मगर उन्होंने ये भी नहीं कहा कि ये तौहीन मज़हब का मामला है। तो तमाम फैमिली के इंटरव्यूज़ आ गए हैं, फैमिली में से किसी ने ये नहीं कहा। हालांकि कल एक फेसबुक पेज की बात हो रही थी कि फैमिली का है, सिंधी मीडिया में ख़बरें भी छपी हैं इस हवाले से कि जनाब कोई ऐसे तौहीन मज़हब का, लेकिन अभी तक कोई ऐसा सिरा नहीं मिला है। एंड आई एम होपिंग कि अगर पुलिस ने जो कम से कम मुझे अश्योर किया है, ज़ाहिर है दूसरों को भी वहाँ किया होगा रिपोर्टर्स को, कि हम दोबारा से तफ्तीश इससे करके और ये एंगल जो है हम उसको भी देख लेते हैं इन केस, क्योंकि ये बंदा नशे का आदी है, यू नेवर नो। नहीं तो उसकी बातों से जाहिर हो रहा है। हाँ, तो वो कह रहा है फिसला, फिर कह रहा है धक्का दे दिया, फिर कह रहा है बाहर। तो वो हो सकता है कि इसने पुलिस को कोई ऐसा बयान दिया और पुलिस ने उस वक्त उसको लाइटली ले लिया हो कि यार ये तो मतलब नशाई है, कुछ भी बोल रहा है, या इसके साथी ने, या इसके साथी ने किसी न किसी। तो जब तक बिल्ली थैले से मुकम्मल तौर पे बाहर आ जाती है, मेरा ख्याल है जज्बाती होने से परहेज़ करना चाहिए। हाँ, और इसको मतलब ज़ाहिर है सिंधी पंजाबी या कोई एथनिक कलर देना जो है वो फिलहाल तो बिल्कुल ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और हम लोग बहसे सहाफ़ी, हमारी ये ड्यूटी भी है कि हम पूरी तहकीक कर लें और तमाम लोगों से, जितनी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनसे बात कर लें, और उसके बाद आपके सामने चीज़ रख दें कि जनाब ये है, आप ख़ुद इसमें फ़ैसला कर लीजिए। क्योंकि मेरे लिए सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ा सा इसको मानना मुश्किल इसलिए हो रहा था कि मेरे पास सारे बयानात भी हैं, FIR की कॉपी भी है, उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ। ठीक है, वक्फा ले लेते हैं। आपको शायद याद हो 1985 में कराची में एक बच्ची थी बुशरा जैदी, वो एक तेज़ रफ्तार मुसाफिर वैगन के तले कुचली गई थी और उसके बाद से कराची वो ना रहा और आज तक पता नहीं क्या हो गया है। कुछ इसी से मिलता जुलता मामला पिछले से पिछले एतवार को ढाका में पेश आया। बिल्कुल, एक तेज़ रफ्तार बस ने वहाँ एक तालिब इल्म और तालिबा को कुचल दिया। उससे पहले भी हुआ होगा। बांग्लादेश में ये है कि तकरीबन सालाना 10,000 का फिगर है कि वो ट्रैफिक हादसात में मारे जाते हैं। तो लेकिन ये ऊँट की कमर पे आखिरी तिनका साबित हुआ और स्कूल और कॉलेज के हज़ारों तलबा और तालिबात पूरे बांग्लादेश में, सिर्फ ढाका में नहीं, सड़क पे आ गए और उनके देखो मुतालबात क्या थे कि रोड सेफ्टी के क़वानीन को मौसर बनाया जाए और सख्त बनाया जाए, और ये जो गाड़ियां हैं इनकी चेकिंग प्रॉपर तरीके से की जाए ताकि ऐसा वाक़या नहीं हुआ। अब ये कमाल मुतालबे हैं, कोई सियासी मुतालबा नहीं है। तो हुकूमत ने उल्टा ये मुतालबा सुनने या उनसे बातचीत करने की बजाय ताकत का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अच्छा, मुजाहरे फिर मुजाहरे फैलते चले गए, लड़के लड़कियां तो ज़ाहिर आपको पता है। तो 2 दिन पहले अवामी लीग में भी डंडों और तेज़ धार हथियारों के साथ सड़कों पर निकल आए और तलबा को उन्होंने मारना शुरू कर दिया। अब तक 100 से ज़ायद लड़के लड़कियां ज़ख्मी हो चुके हैं।
बर्चियों और डंडों से मुसल्लह जो अवामी लीग के सरकारी रज़ाकार हैं, उन्होंने सहाफ़ियों और कैमरामैनों को भी नहीं छोड़ा और ढूंढ के रख दिया। हत्ता के अमरीकी सफ़ीर हैं मार्सिया बर्निकैट, उनकी गाड़ी पे भी पथराव किया और गाड़ी जो है वो पिचक गई, डेंट वेंट पड़े, लेकिन सफ़ीर जो हैं वो महफूज रहीं। और उसके बाद अमरीकी सफारत खाने से एक बयान जारी हुआ कि पुरअमन मुजाहरे का जमहूरी हक़ इस्तेमाल करने वाले हज़ारों नौजवानों पर तशद्दुद बिला जवाज़ है। इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज वो मुल्कगीर सतह पे शुरू में बंद थी, अब सुना है कि जुज़वी बहाल हुई हैं, लेकिन वो सिचुएशन देख रहे हैं। ढाका में उन्होंने परसों बंद की। हाँ, अच्छा। और पुलिस ने सिर्फ तलबा की नहीं, उनकी जो हिमायत करने वाले इंसानी हुकूक़ के कारकुन हैं या सियासी कारकुन हैं, उनकी भी गिरफ्तारियाँ की हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं और ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट भी हैं, शाहिदुल आलम। वो दुनिया के जो 10-12 टॉप के फ़ोटोग्राफ़र हैं उनमें उनका शुमार होता है। उनको भी हिरासत में ले लिया गया है। कसूर उनका ये था कि उन्होंने जो अल जज़ीरा नेटवर्क है उसको इंटरव्यू देते हुए कहा था कि तलबा के ख़िलाफ़ ये जो ताकत का बिला जवाज़ इस्तेमाल हो रहा है, तो हुकूमत को चाहिए कि बंदा बने और इनसे बातचीत करे, और जो असल इनका प्रॉब्लम है जिसके का मुतालबा कर रहे हैं रोड एंड सेफ्टी का, उस पर तवज्जो दे। लेकिन ये हुकूमत इसलिए नहीं देगी कि एरोगेंसी इंतहा पे है, तकरीबन ये पुलिस स्टेट है और बदउनवानी का कोई पुरसाने हाल नहीं है। अच्छा, हुकूमत कोई लचक दिखाने को तैयार नहीं। वज़ीर दाखिला ने आज एक बयान दिया। अच्छा, उन्होंने कहा है अब तक हम बहुत सब्र से काम ले रहे हैं। अच्छा, ये सब्र है अभी तक। ये तफसील जो मैंने अर्ज़ की, उसके बाद उनका ये बयान आया है। और हसीना वाजिद साहब कह रही बस ठीक है, अब आप घरों को जाओ ना। हाँ, अच्छा, देखिए तो अच्छा क्यों ऐसा हो रहा है? हुकूमत का ये ख्याल है कि इंटरनेट बंद हो जाने से और मोबाइल सर्विस बंद हो जाने से किसी को पता ही नहीं चलेगा बांग्लादेश में क्या हो रहा है ना। अच्छा, दूसरी बात यह है कि चंद माह बाद इलेक्शन होने वाले हैं। अब हुकूमत को यह भी खदशा है कि अगर उसने कुछ मुतालबात मान लिए तो लोग समझेंगे यार ये तो फ्लेक्सिबल हो गए हैं, तो और हो सकता है आ जाए। तो उन्होंने कहा जी डंडा चलाओ, इसलिए कि अगले इलेक्शन जो है उसमें भी देखी जाएगी। ये हो लेकिन स्टूडेंट्स के साथ, और मैंने देखिए 18 साल के बच्चे से लेकर के ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी तक कितना, स्कूलों के बच्चे भी उसमें शामिल हैं। और सिर्फ वो जैसे आपने कहा वो ये कह रहे हैं कि पेडेस्ट्रियन जो ट्रैक्स हैं उनके साथ आप सिर्फ हिसार लगा दें, यानी जंगले लगा दें ताकि वो ना आए। और हुकूमत वो तक सुनने को तैयार नहीं। अब जाहिर है कि इन बच्चों के जो वालिदैन हैं वो किसी ना किसी के वोटर तो होंगे ना, बहुत से हो सकता है अवामी लीग के भी वोटर हो। सही बात। तो इलेक्शन के मौके पे देखते हैं फिर क्या इसका नतीजा निकलता है। चलें, लेट्स सी। इंटरेस्टिंग है कि आसपास जो हमारे हो रहे हैं अब उनके भी इलेक्शन आ रहे हैं अगले साल, भारत में भी इलेक्शन। हम अकेले नहीं हैं, हम अकेले नहीं। तो इजाज़त ले लें, इजाज़त ले लेते हैं जनाब। आज के लिए इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।